हो गया सर स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर एंड यूर नीट जेई क्लासेस। तो माय नेम इज अर्जुन। हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ नीट और जेई का फिजिक्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा पाऊँ, और हम लोग देखेंगे कि जो भी टॉपिक्स हमारे पेपर के अंदर कॉमनली पूछे जा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, उनको इस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि आप सारे क्वेश्चंस कर पाए। तो आज सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो आपके साथ आज टॉपिक कराऊंगा दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक क्लास 11 का अपने आप में चैप्टर है, एंड क्लास 11 का ये चैप्टर नंबर 1 भी है। आप लोग देखते हैं तो ये क्लास 11 का अपने आप में चैप्टर भी है। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ से जो कॉमनली आने वाले टॉपिक है जिनसे बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो टॉपिक कौन कौन से। एक आपसे पूछता है जो 100% आपसे पूछेगा, दैट इज फ्रॉम जो आपसे पूछेगा दैट इज फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक इज डायमेंशन एनालिसिस। इससे क्वेश्चन 100% आपके पेपर के अंदर आएगा। देखिए, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ टॉपिक, उन टॉपिक्स को आप इतने अच्छे से करिएगा कि आप लोगों को वो टॉपिक अच्छे से आता हो, तभी आपका पेपर में क्वेश्चन बन पाएंगे। पढ़ाएंगे हम सब कुछ, मगर उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इससे एक टॉपिक और आता है एरर, जिससे क्वेश्चन 100% आता है, यहाँ से भी 100% आएगा। और एक सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आता ही आता है। तो ठीक है, आज हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम ये टॉपिक तो करने की। ठीक है। तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग इसी को देखते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट इज फर्स्ट टर्म इज, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा फिजिकल क्वांटिटी। कुछ बेसिक्स पढ़ाते हुए और फिर हम लोग पढ़ते जाएंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसे कहते हैं या क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, तो देखिए ध्यान समझिएगा। ऐसा कोई भी वेरिएबल, ऐसे कोई भी पैरामीटर्स जिनकी टर्म्स में हम लोग ये बता पाए या ये डिटरमाइन कर पाए कि कोई एक ऑब्जर्वेशन कैसे ली जाएगी, मैटर के बारे में हम लोग कोई इंफॉर्मेशन डिफाइन कर सके, डिटरमाइन कर सके, तो ऐसे वेरिएबल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं कहता हूँ दीज आर दोज वेरिएबल्स, these are those variables in terms of which observations, या हम लोग ये बोल सकते हैं in terms of which any physical quantity या any in terms of which we can observe or measure या can determine information about matter। तो मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या हम लोग क्या कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो उन इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किसके लिए, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मेरे हाथ में पेन है। अब इस पेन को डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, कुछ पैरामीटर चाहिए होंगे। जैसे इस पेन का लेंथ क्या है, ये एक पैरामीटर हो गया। इसका कुछ वेट होगा, ये भी पैरामीटर हो गया। इसका कोई शेप है, वो भी पैरामीटर हो गया।
इसका कुछ एरिया है वो भी पैरामीटर हो गया, इसका कुछ वॉल्यूम है ये भी पैरामीटर हो गया। ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में अगर हम लोग समझा पाए तो हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस मैटर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। अब जैसे मैंने बोला कुछ पैरामीटर्स, कुछ वेरिएबल्स। अब मान लीजिएगा अगर मेरे को यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना है कि इस पेन का हाइट क्या है, तो हाइट मैं मेजर करूंगा। अब मैं बोलूँ हाइट इज दिस, तो दिस नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, मैं कहूंगा लेट से इसका हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से बोलूंगा। तो आप समझिएगा जब मैंने बोला सेंटीमीटर तो आप ये कह पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं हाइट या कोई ना कोई डिस्टेंस मेजर किया है। तो ऐसा करने के लिए जो टर्म्स यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट, यूनिट ऑफ द पॉइंट। तो यूनिट ऑफ द क्वांटिटी क्या है, यूनिट ऑफ द क्वांटिटी हम उन वेरिएबल्स को कहेंगे जिनकी टर्म्स में हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ फिजिकल क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने आपको पेन के लिए समझाया, मास, लेंथ, फोर्स, जो आप बोलो, जो आपको याद आए, सब फिजिकल का, ठीक है, एक्सेट्रा। अब यूनिट ऑफ द क्वांटिटी, ये वो वेरिएबल्स होते हैं, दीज आर दोज वेरिएबल्स in terms of which any physical quantity completely explained। तो ये वो क्वांटिटी वेरिएबल्स हैं जिनकी टर्म्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो ध्यान से देखिए, ऊपर जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में 4 फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, मास, लेंथ, फोर्स, वेलोसिटी। अब इनका मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं मास को मेजर करता हूँ लेट से किलोग्राम के अंदर। तो अगर मैं कहीं भी लिखूं किलोग्राम, तो आप ये बता पाएंगे कि हाँ हम लोगों ने क्या करा है, मास का मेजरमेंट करा है। ऐसे ही मैं बोलूं मीटर, तो लेंथ मेजर कर दिया, न्यूटन फोर्स मेजर कर दिया, मीटर पर सेकंड हमने वेलोसिटी मेजर कर दिया, एंड सो ऑन। यहाँ मैं आपको एक रफ में एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ और आप लोग मेरी अब इन बातों से ध्यान रख पाएंगे। देखिए ध्यान से, अगर मैं कोई ऑब्जर्वर यहाँ बिठा दूं और मैं इस ऑब्जर्वर को कहूं कि आप बताइए मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिया है, क्या मेजर करा। मैं यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ जिनकी वैल्यू है 5, 5, 5, 5 और 5। मैंने 5 बार 5 लिख लिया। अब मैं इस ऑब्जर्वर से पूछता हूँ कि बताइए मैंने क्या मेजर करा, तो क्या ऑब्जर्वर बता पाएगा? ऑब्जर्वर वैल्यू को देख के तो कभी नहीं समझा पाएगा कि हमने किस चीज का मेजरमेंट किया है। अब इस ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस 5 के आगे मीटर लगा दूं, इस 5 के आगे किलोग्राम लगा दूं, इस 5 के आगे लेट से एम्पियर लगा दूं, इस 5 के आगे केल्विन लगा दूं, इस 5 के आगे न्यूटन लगा दूं। अगर मैं ऐसे लगा दूं, अब अगर मैं इससे पूछता हूं ऑब्जर्वर से कि बताइए क्या मेजर किया गया है, तो अब ये बता पाएगा एग्जैक्टली हमने क्या मेजर किया। ये इस मीटर को देखते ही समझा देगा कि हमने लेंथ का मेजरमेंट किया है, किलोग्राम को देखते ही कहेगा कि हमने मास का मेजरमेंट किया है, एम्पियर देखते ही कहेगा हमने करंट का मेजरमेंट किया, कैल्विन देखते ही ये कहेगा कि हमने टेम्परेचर का मेजरमेंट किया है, न्यूटन को देखते ही ये कहेगा कि हमने फोर्स का मेजरमेंट किया। तो देखिए ध्यान से, जब सिर्फ 5 लिखे हुए थे, जब हमने ये चीज लिखा हुआ था, तो आप ये नहीं बता पाते थे कि हमने किस चीज का मेजरमेंट किया। मगर जैसे इन 5 के आगे हमने ये एक्स्ट्रा वेरिएबल लगाए, ये वाले, तो अब देख के हम बता पाते हैं कि इन वेरिएबल्स को देख के ही हम बता देंगे कि हमने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन की है। तो आप समझिएगा ये जो वेरिएबल्स है, ये जो वेरिएबल्स ये क्या करते हैं, अपने कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे, कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं। तो यही इनका काम होता है। तो ऐसे वेरिएबल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। तो यूनिट ऑफ द क्वांटिटी बेसिकली हम उन्हीं वेरिएबल्स को कह रहे हैं जिनकी टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, तो यहां से एक बात आपको समझ आती है, अगर मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट ले रहा हूं
तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है, टू एवरी फिजिकल क्वांटिटी देयर इज अ वेल डिफाइंड यूनिट। तो हर फिजिकल क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक वेल डिफाइंड यूनिट होती है, जो कि क्या करती है, उस क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन करती है। ऐसे अगर मैं बात करूं, तो देखिए यहां तो मैंने समझा दिया, ये लाइन आपको ये बताना चाहती है कि हर फिजिकल क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिट होगी, और वो यूनिट उस क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन करेगी। सवाल मेरा यहाँ पर ये उठता है, या आप लोगों के मन में ऐसा सवाल उठता होगा कि ये बात बताती है कि हर क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट है, मगर क्या कोई ऐसी क्वांटिटी भी पॉसिबल होगी कि जिसकी यूनिट ना हो बट फिर भी उससे इंफॉर्मेशन आ रही? तो ऐसी भी क्वांटिटीज पॉसिबल होती है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं और मैं समझाता हूं। तो मैं कहता हूं, देयर आर some quantities which do not have any unit। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती हैं जिनका अपना कोई यूनिट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप लोगों ने ये सुना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी आपने सुना होगा। तो देखिए ये जो टर्म्स है, रिलेटिव डेंसिटी, क्वालिटी फैक्टर, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन क्वांटिटीज का अपना कोई यूनिट नहीं होता, इनकी सिर्फ वैल्यू होती है, और फिर भी इनसे इंफॉर्मेशन आती है। जैसे मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग जनरली कहते हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू तो है मगर कोई यूनिट नहीं है, बट इससे कोई इंफॉर्मेशन आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्योंकि ये हमें बताता है कि लाइट की स्पीड किसी मीडियम के अंदर वैक्यूम के मुकाबले कितनी कम है। तो ये चीज हम लोगों को समझाता है। तो इससे एक इंफॉर्मेशन आ रही, बट इसकी कोई यूनिट नहीं। तो हमने यहाँ पर आपको ये एक बात समझाई कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट ऑफ द क्वांटिटी क्या होती है, और हम लोगों के पास हर फिजिकल क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट होती है, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती है जिनके पास यूनिट नहीं होती। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, तो कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर ध्यान से देखा जाए, तो हमारे पास इस नेचर के अंदर एग्जिस्ट करने वाली दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इनमें फर्क क्या आता है, ये आपको समझाते हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब बेसिक। अब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आप समझने के लिए क्या समझेंगे, देखिए ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल कहते हैं जिनको हम किसी और क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या आपका हो इनको निकालने का अपना एक कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो इन क्वांटिटी को मेजर तो किया जा सकेगा, मगर इन्हें कैलकुलेट नहीं किया जा सकेगा। हाँ, किसी और क्वांटिटी के फॉर्मूले में ये आते होंगे, मगर इनका अपना फॉर्मूला नहीं होता। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है इस नेचर के अंदर एग्जिस्ट करने वाली? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी है वो? पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा करंट, छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
एंड लास्ट वन इज योर कंसंट्रेशन। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा आप जो सोचना चाहोगे सारी की सारी डिराइव है। तो देखिए जानते हैं, मास को आपने किससे कैलकुलेट करते हैं, किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और कॉन्सेंट्रेशन को मोल में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। इन क्वांटिटी का अपना यूनिट भी होता है, और इन क्वांटिटी का अपना, आगे हम पढ़ाएंगे, इनका डायमेंशन भी होता है। अब देखिए, इस नेचर के अंदर करने वाली कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी थी, जिनको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ये होती क्या है, ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी, देखिए आप इनको ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल होती हैं, मगर इनसे ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इन क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो इनका यूनिट तो होता है मगर इनका डायमेंशन नहीं होता। तो दीज क्वांटिटीज दे हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। तो इनका यूनिट तो होता है मगर इनका डायमेंशन नहीं होता। यूनिट है और डायमेंशन नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटीज को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। दो ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है हमारे पास, कौन कौन सा, पहला इज योर एंगल इन 2D, एंड सेकेंड इज योर एंगल इन 3D। अब कैसे मेजर करते हैं, देखिए आप मान लीजिएगा, ये मैं ऐसे करके एक लाइन लेता हूँ, दिस इज पॉइंट P। मान लीजिएगा कोई यहाँ P से चलना शुरू करता है, R दूरी पर है, कुछ टाइम में ये यहाँ पहुंच गया Q पॉइंट, ये डिस्टेंस अभी भी आ रही है, तो कुछ एंगल चलेगा, लेट से मान लीजिएगा ये एंगल है छोटा सा डी थीटा, तो दिस इज एंगल। तो ये टर्म क्या कहलाएगी, ये जो P से Q का डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द आर्क। तो आप छोटी क्लास में क्या पढ़ते हैं, एंगल का फॉर्मूला कहता है एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है। तो डी थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय आर। तो अब ये जो आप मेजर करेंगे, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट इज, इसका यूनिट जो हम मेजर करते हैं वो किसमें होता है, रेडियन। ठीक है, और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। जबकि एंगल इन 3D की मैं बात करूं तो ये कैसा होता है, जैसे आप लोग कोन खाते ही होंगे, जैसे आइसक्रीम वगैरह खाते हैं आप लोग, तो उस केस में आप लोग क्या देखते हैं, कैसा होता है कोन, 3 डायमेंशन में ड्रॉ किया जाता है। जैसे ऊपर ये सर्कुलर फेस होता है, और इस तरीके से कोन का शेप होता है। अगर ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये एरिया जो ऊपर के फेस का एरिया होगा, ये अगर डी ए है, तो यहाँ जो ये एंगल ट्रेस होगा, यही एंगल आपका किस में मेजर होगा, डी ओमेगा। तो यहाँ पर डी ओमेगा एंगल किसके बराबर होगा, दिस ओमेगा एंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऊपर वाला डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो डी ओमेगा विल बी योर डी ए बाई आर स्क्वायर, डी ए बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। अब अगर ये फॉर्मूला बनता है, दिस इज डी ए बाय आर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है हमारे पास स्टर्डियन। यूनिट इज बेसिकली स्टर्डियन। एस आर से कहते हैं, कई बार एस डी से भी आपको लिखा हुआ कहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, आप जिस किताब से पढ़े उसमें किस तरीके से लिखा गया है वो आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से, तो ये आपका हो गया एंगल इन 2D एंड एंगल इन 3D। तो इनके बीच में बस फर्क इतना है कि इनका यूनिट तो होता है मगर इनका डायमेंशन नहीं होता, जबकि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी हुई है, इनका यूनिट भी होता है और इनका डायमेंशन भी होता है।
अब इसके अलावा जो आपको याद आता है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, या सिंपल लैंग्वेज में हम बोले डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जिन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके हम निकाल सकते, डिटरमाइन कर सकते, डिराइव कर सकते हो। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं कहता हूँ दीज क्वांटिटीज कैन बी डिटरमाइंड using fundamental physical quantity। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके हम इन क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं आपके साथ, ताकि आपको एक एग्जांपल से क्लियर करें। एग्जांपल देखिए, मैं कहता हूँ वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी आप लोग डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आप पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। तो वी डिस्प्लेसमेंट हम लोग किस में निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज डिटरमाइंड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। अब आप एक बात देखिए, मीटर क्या है? देखिए, मीटर एक तरीके का लेंथ है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या लेंथ है, और टाइम तो टाइम है ही। तो आप देखिए, आपने ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी जो थी इनको डिवाइड करा, डिवाइड करके जो हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन के आई, उसको हमने वेलोसिटी नाम दे दिया, जो कि क्या है, हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एंड सो ऑन। जो आप याद करोगे सबके लिए ये काम किया जा सकता है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अब देखिए, मैंने यहाँ पर अभी जब लिखा था पीछे, आप एक बार दोबारा देखिए, मैंने यहाँ पर जब क्वांटिटी डिफाइन करी, तो इन क्वांटिटी की अपनी यूनिट भी डिफाइन करी, इन क्वांटिटी की अपनी यूनिट भी डिफाइन करी। अब एक बार देखो, अगर मैं कहता हूँ मास किलोग्राम, तो क्या हमेशा मास किलोग्राम में ही मेजर किया जाएगा? मास को हम लोग किसी और क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। तो हम लोग यही देख सकते हैं कि मास को मेजर करने के लिए और कौन सी यूनिट्स हो सकती है। तो देखिए, आज की डेट में जो हम लोग रह रहे हैं, ये पूरा अपना कह सकते हैं वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम किसी भी चीज को डिफाइन करते समय क्या कहते हैं, उसका एसआई यूनिट, ऐसे बोलते हैं ना। देखिए, यहाँ मैंने यूनिट लिख के छोड़ दिया जानबूझ के, मैंने एसआई वर्ड नहीं बोला। मगर मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोग छोटी क्लासेस में जो पढ़ते आ रहे हैं, आप किसी भी क्वांटिटी को जब डिफाइन करते थे, तो आप ऐसा कहते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी ये वाली एसआई यूनिट क्या होगी। तो आप समझिएगा, एसआई यूनिट बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट है, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम है, जो हर जगह से है। मान लीजिए, अगर हम इंडिया में खड़े, हम बोल रहे हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, तो अमेरिका में भी किलोग्राम ही रहेगी, ऑस्ट्रेलिया में किलोग्राम है, अफ्रीका में भी किलोग्राम है, यूरोपियन स्टेट में जाओगे वहां पर भी किलोग्राम है, सब जगह से है। तो इस हिसाब से कितने सिस्टम ऑफ यूनिट थे, ये हम लोग देखते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखिए, मेरी बात को समझिएगा। अभी हमने आपके साथ एक बात कही, जब मैंने पढ़ाया फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मैंने बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटी इस नेचर के अंदर कितनी एग्जिस्ट करती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इस नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है, ये मैंने आपको बताया। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या हमेशा से 7 थी? ऐसा नहीं है। मान लो, जब तक हमें करंट के बारे में नहीं पता था, या जब तक टेम्परेचर डिफाइन नहीं किया गया, तो क्या उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी में इंक्लूड करते? नहीं कर पाते। तो हमने जब पहले के टाइम की अगर मैं बात करूं, तो पहले ये बिलीव किया जाता था कि भाई इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। वो कौन कौन सी होती है? मास, लेंथ और टाइम। 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी। उन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके कितने सिस्टम ऑफ यूनिट बने थे तब? 3। कौन कौन सा? एक था एफपीएस सिस्टम, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट वाज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट जो था वो था एमकेएस सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर लिया। एफपीएस सिस्टम में एफ जो है दैट इज योर फुट, पी इज योर पाउंड, एंड एस जो है वो क्या है? सेकंड। इसी तरीके से यहाँ पर सी जो है वो सेंटीमीटर है, जी जो है वो ग्राम है, और एस जो है वो क्या है? सेकंड है।
ऐसे ही एमकेएस सिस्टम के अंदर एम जो है वो मीटर है, के जो है वो किलोग्राम है, और एस जो है वो सेकंड है। तो देखिए इन तीनों में एक बात कॉमन है। अगर मैं कहता हूँ एफपीएस सिस्टम में मैंने एफ का मतलब फुट है, पी का मतलब पाउंडर, एस का मतलब सेकंड है। अगर मैं आज की डेट में किसी की भी हाइट पूछूं कि कितनी हाइट है, जैसे मेरे से कोई पूछे आपकी हाइट कितनी है, तो मैं बताऊंगा मेरी हाइट जो है 5 फुट 8 इंच 9 इंच 10 इंच, जैसा भी मैं बोलूंगा वो है। तो मतलब आप समझिए, हम आज भी अपनी हाइट किसी को बताते समय इन जनरल जो बोलते हैं वो फुट में बोलते हैं। ठीक है, तो ये वही सिस्टम है। आप लोग शॉप पर अगर किसी का बर्थडे पार्टी एंगेजमेंट कुछ भी होता है, तो जब आप केक लेने के लिए जाते हैं, तो केक वाले के लिए क्या बोलते हैं कि भाई 1 किलो का केक दे दो। तो क्या वो एक्चुअल में हमें 1 किलो का केक देता है? वो हमें 1 किलो का केक नहीं देता। जब हम उसे बोलते हैं कि भैया 1 किलो का केक दे दो, तो वो उस टाइम पे जो केक देता है वो एक्चुअल में 1 पाउंड का केक होता है, यानी 1 पाउंड इज अप्रोक्सीमेटली 450 ग्राम्स। तो आप समझेगा, तो नेचर के अंदर ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे जिसमें तीन फंडामेंटल क्वांटिटी थी, मास लेंथ और टाइम। यहाँ पर मास मेजर किया जाता था पाउंड में, लेंथ को फुट में और टाइम को सेकंड में। सिस्टम चेंज हुआ, मास को मेजर करना शुरू करा हमने ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में। सिस्टम में और चेंजेस आए, हमने देखा मास को मेजर करा किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड। फिर टाइम बढ़ा, नई नई डिस्कवरीज हुई, नई नई क्वांटिटीज के बारे में पता चला, और हमने ये देखा कि नेचर के अंदर सिर्फ तीन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती, बल्कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को बनाने के लिए क्या किया गया, इस एमकेएस सिस्टम के अंदर 4 फंडामेंटल क्वांटिटी और ऐड कर दी। और 4 फंडामेंटल क्वांटिटी ऐड करके कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यही 7 है। मास लेंथ टाइम तो है ही, इसके अलावा कितनी और ऐड कर दी? ये 4 और ऐड कर दी, जिसमें टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और कंसंट्रेशन आया। और ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम को हमने क्या नाम दिया? जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, दिस इज योर एसआई सिस्टम, विच इज कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे जब तक कुछ और ना आ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब जरा मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट इज, अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग अपना पेपर का काम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज योर, जो मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज योर डायमेंशन एनालिसिस। अब ये डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है? व्हाट इज डायमेंशन? देखिए, हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की बात करें तो मेरा सबसे पहले सवाल ये उठता है, या आपके भी मन में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म डायमेंशन? डायमेंशन है क्या? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन लिखने का सिंपल मीनिंग ये है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं सिंपल कहता हूं, एक सिंपल लैंग्वेज में डायमेंशन एनालिसिस क्या है? इट इज सिंपली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी in terms of fundamental physical quantity। तो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में, ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं? डायमेंशन एनालिसिस। अब सवाल ये है कि कर तो देंगे मगर करेंगे कैसे? तो कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं। रूल्स क्या है? एक, आप डायमेंशन एनालिसिस को लिखते समय कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, पहला रूल। और दूसरा रूल, उसको लिखते समय आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको एनक्लोज करते हैं। अब होता क्या ना, हम तो अपना रूल के हिसाब से करेंगे, यहाँ पर आपको सिखाएंगे भी। कई बार पेपर में रूल के हिसाब से नहीं, डायरेक्ट टी MLT ऐसे करके लिखा होता है। तो आप उसमें ये मत सोचेगा कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया तो कहीं गलती है, तो आप उसको मत समझेगा, वो अपना टाइम बचाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, बट हम आपको थोड़ा परफेक्ट तरीके से पढ़ाएंगे इस चीज को। तो ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से कैसे हम लोग कर पाते हैं इसको। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, मास। तो किसी भी क्वांटिटी का मास
अभी जो सिस्टम ऑफ यूनिट बताया, तो मैंने बोला कि मास को हम किस में निकाल सकते हैं, ग्राम में निकाल सकते हैं, पाउंड में निकाल सकते हैं, किलोग्राम में निकाल सकते हैं, ऐसे मिलीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, कैसे भी। आप अगर मास को मेजर कर रहे हो, यूनिट उसकी कुछ भी हो, बट मेजरमेंट मास का है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ मास विल बी, आप स्क्वायर ब्रैकेट लीजिएगा, कैपिटल एम। तो मतलब कोई भी चीज जो आप चाहे ग्राम में मेजर करो, चाहे किलोग्राम, चाहे मिलीग्राम, किसी में भी, सबका डायमेंशन क्या होगा? एम। ऐसे ही लेंथ, लेंथ का अगर डायमेंशन लिखूं, तो लेंथ का डायमेंशन चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, कुछ भी हो, अगर लेंथ मेजर किया गया है तो एल। ऐसे ही टाइम, चाहे मिनट में करो, चाहे आर में करो, चाहे सेकंड में करो, टाइम का टी। करंट, चाहे आप लोग एम्पियर में करो, चाहे माइक्रो एम्पियर, चाहे मिली एम्पियर, ए। टेम्परेचर, चाहे आप सेल्सियस में करो, चाहे आप फ़ारेनहाइट में करो, चाहे केल्विन में, के। और कुछ कई बार क्वेश्चंस में क्या भी लिखा होता है, कई बार कुछ जगह पर थीटा लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना, थीटा भी आपको टेम्परेचर ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। और अगर कोई और वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा होगा का थीटा, तो वहां मेंशन करेगा कि इसका मतलब ये है, वरना कई बार थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देता है, मैंने कई किताबों में देखा है। नेक्स्ट इज, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी, अब देखिए, ये तो मैंने लिख दी फंडामेंटल, अब जरा देखिए ध्यान से, वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा, तो अभी किसी ने मेरे साथ जब मैंने बात करी थी, तो वेलोसिटी क्या होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मैं किस में निकालता हूँ? डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर, मीटर क्या लेंथ है, एल, और टाइम इज सेकेंड बाय टी। तो दिस इज योर एल, और ये टू टी ऊपर आएगा तो टी माइनस वन, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज योर वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी किस में मेजर करते हैं हम लोग? दिस इज योर एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी। तो दिस इज योर एल टी माइनस टू, ये आ जाएगा। मेरी बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? नेक्स्ट इज योर, ऐसे ही फोर्स। फोर्स इज योर, डायरेक्टली लिखना एक सेकेंड, फोर्स इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है। मास का डायमेंशन अभी हमने क्या लिखा? मास का डायमेंशन इज योर एम, एंड एक्सेलरेशन मैंने क्या लिखा? एल टी माइनस टू। तो पूरा डायमेंशन क्या बन जाएगा? एम एल टी माइनस टू। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इनको डायमेंशन है, ये डायमेंशन है। तो आप देखिए, मैं हर क्वांटिटी को किसकी टर्म्स में लिख पा रहा हूँ? एम एल टी, मास, लेंथ, टाइम, या एम्पियर करंट, इस तरीके से लिख पाऊंगा। तो मैं कुछ और लिख देता हूँ आपके लिए, कुछ रैंडमली। ऐसे फोर्स के बाद वर्क डन, अगर वर्क की बात करूं, तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो, आपको क्वांटिटी का फॉर्मूला पता हो या क्वांटिटी का यूनिट पता हो, आप दोनों से डायमेंशन देख पाएंगे। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, अभी मैंने ऊपर लिखा एम एल टी माइनस टू, एंड डिस्प्लेसमेंट इज एल। तो क्या बन जाएगा? दिस इज एम एल इंटू एल इज एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलूं पावर, तो पावर हमारे पास क्या आता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो दिस इज एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी। तो दिस इज एम एल टू टी माइनस, ये बनेगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। ऐसे अगर मैं आपके साथ बोलना चाहूँ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? वन बाय टाइम पीरियड। देखिए बड़ा सिंपल सा है। तो टी अगर लिखता हूँ, तो दिस इज योर टी माइनस वन। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। कुछ और देख लेते हैं डायमेंशंस। नेक्स्ट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर प्लैंक्स कांस्टेंट की मैं बात करता हूँ, तो एच होता है ई बाय न्यू। ई आपके पास एनर्जी होती है, जबकि न्यू आपके पास क्या है? फ्रीक्वेंसी।
तो H इज ml2 T-2, जो वर्क डन है वही आपका एनर्जी का डायमेंशन भी होता है, एंड फ्रीक्वेंसी इज T-1। तो ये T-1 से ये -1 हो जाएगा, तो H का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ml2T-1। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट डायमेंशन जिनका नाम मैं लिख रहा हूं, आप लोग उन सबका डायमेंशन ट्राई करेंगे, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका आप ट्राई करेगा, बहुत जगह यूज होगा, हम अभी क्वेश्चन में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, एंड सो ऑन। ठीक है। ये आप लोग कम से कम ये तो पढ़ेंगे ही, और जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको रास्ते में मिलेंगे, वो सब भी आपको ध्यान से देखने, जो नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब देखिए ध्यान से, मैं आपके साथ कुछ और कर रहा हूँ जो कि काफी बड़ी कॉमनली यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई यहाँ पर क्या है, हमारा करंट है, करंट इंटू टाइम। अब करंट का डायमेंशन देखो तो करंट एक ऐसा ही फंडामेंटल है, तो A इंटू टी, तो हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगा, ए टी। क्या आ जाएगा कर चार्ज का। अगर मैं यही बोलूं चार्ज के बाद, मैं देखता हूं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू F/Q। ये है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो F इज योर ml T-2, एंड चार्ज इज योर A इंटू टी, देखिए ऊपर से लिखा है। तो दिस इज ml T-3 A-, ये आप लोगों को दिखेगा। ठीक है। ऐसे ही आगे मैं आपके साथ बोलना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का डायमेंशन मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, दिस इज योर ml2T-2 डिवाइडेड बाय A इंटू टी। तो दिस इज V इज इक्वल टू ml2T-3 A-। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो गया। ऐसे ही अगर मैं बोलना चाहूँ आपके साथ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन आप कैसे निकाल सकते हैं, तो R इक्वल्स टू क्या आता है, V/I, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन करंट। अब V का डायमेंशन क्या निकाला मैंने, ml2T-3 A-1, और करंट का क्या होता है, A। तो ये क्या बन जाएगा, R विल बिकम्स इक्वल्स टू ml2T-3 A-, ये आएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर होगा। ऐसे ही मैं बोलूं आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड बोलूं, तो बी का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आता है BF/I इंटू L, वेयर F इज द फोर्स, I इज द करंट, एंड L इज द लेंथ। तो F क्या आएगा ये फॉर्मूले के हिसाब से, फोर्स का डायमेंशन अभी मैंने क्या लिखा था, mlt-2, करंट इज योर A, एंड लेंथ इज योर L। ये कैंसिल हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू mt-2 A-1। ठीक है। ये हमारे पास आएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए ध्यान से,
मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है ये, ठीक है। और नीट में आया भी हुआ है और जेई के पेपर में भी। तो ध्यान से देखिएगा, मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये किसका रेशियो होता है, ध्यान से देखो। अभी मैंने पीछे क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखा था, MLT-3 A-1, यही बोला था। तो दिस इज MLT-3 A-1। जबकि मैंने आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या लिखा, MT-2 A-1, ये लिखा। अगर आप इसको कैंसिल करें, A-1 से A-1 क्या, मास से मास वाला डायमेंशन क्या, T-2 से ये -1 हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या बनता है, ये LT-1। अब LT-1 किसका डायमेंशन है, ध्यान से देखेंगे। तो LT-1 किसका डायमेंशन है, दिस इज योर LT-1 इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो आप समझिएगा, ये बेसिकली क्या जाएगा, दिस इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो आप लोगों को याद दिला दो, क्योंकि जब देखिए, जब आप पेपर पढ़ने जाएंगे, पेपर देने जाएंगे नीट का, तो आप उस टाइम पे 12th क्लियर कर चुके हैं। तो आपको ये बात पता होगी कि इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड का अगर रेशियो देखूं, तो दिस रेशियो इज 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। और ये जो वैल्यू आएगी डिवाइड करके, दिस इज नथिंग बट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि c है, विच इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट, या आप क्या कह सकते हैं, स्पीड ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। तो आप समझेगा, तो पेपर में ये नहीं लिखा होगा E/B, सिर्फ ये लिखा होगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। और बेकार में आप लोग डर रहे होंगे, तो आपको क्या बताना है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है, ये होता है। देखिए जरा ध्यान से, ताकि मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर सकूं। देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आता है। तो ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए यही क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मेरे पास है लिखा हुआ, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज इन नीट 2012। देखिए उस टाइम पे ये पेपर जो था वो किस नाम से आता था, AIPMT। ठीक है, तो मैं क्योंकि AIPMT था, तो अब तो नीट ये सारा, इसलिए मैं नीट ही लिखा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। द डायमेंशन ऑफ, पेपर में क्वेश्चन ये आया था, द डायमेंशन ऑफ μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 आर। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज L½ T½ सेकेंड ऑप्शन इज L-1 T, थर्ड ऑप्शन इज LT-1, फोर्थ ऑप्शन इज L½ T½ देखिए ध्यान से, कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था, देखिए पीछे ही मैंने आपके साथ डिस्कस करा, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इज, इसका डायमेंशन क्या होता है, LT-, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो देखिए ये नीट 2012 का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और बच्चे बेकार में डरते हैं कि पता नहीं क्या आ गया, और एज एन सच कुछ टफ चीज नहीं आई है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपके साथ आया हुआ है, दिस इज नीट, दो बार क्वेश्चन पूछा है, 2004 और 1992 में। क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट आर। पहला M-1 L3 T-2, सेकेंड M L2
t minus 1. Third is m minus 2 L3 t minus 2, and fourth option is m minus 2 L2 t minus 1. ट्राई करिए आप लोग। तो ये जो आएगा देखिए ध्यान से, मैं आपका सॉल्यूशन इस तरफ कर देता हूं, तो सॉल्यूशन देखिएगा। जी का फॉर्मूला क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज कैपिटल जी, एफ इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। जैसे आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 by r स्क्वायर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की टर्म्स में फोर्स का फॉर्मूला बिटवीन द टू बॉडीज, जो कि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होगा जो हम लोग पढ़ते हैं, ml t-2, r इज योर l का स्क्वायर, मास इज योर m, और दूसरा मास भी m। इस एक m से एक m कटा दीजिएगा, तो g का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m-1, ये नीचे आके ऊपर हो जाएगा l और l का स्क्वायर, L3t-। तो कौन सा डायमेंशन बनता है, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, m-1 L3t-2, ऑप्शन ए। देखिए ये बना या नहीं बना? तो आई होप आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर बेटा जी? क्लियर होगा आपको? अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन, क्या कहता है, दिस इज नीट 2007। क्या कहता है क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, in an electric circuit in terms of dimension of mass m, length l, time t, current I will be, पहला ऑप्शन है m L2 t-3 I माइनस। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है m L2 t-। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है m L2 t-1 I -1। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है m L2 t-3 I -2। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो सोल्यूशन देख लेते हैं अगेन। याद करेगा मैंने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बता, R इज इक्वल्स टू V बाय I। अगेन V क्या था, जरा मैं पीछे दिखा देता हूं आपको, ऑल दो पीछे तो मैंने रेजिस्टेंस का डायमेंशन भी लिखा है। तो देखिए V क्या होता है, ml2 t-3 A-1, ml2 t-3 A-1, और I को I की टर्म्स में लिखा रहने देना है। अब यहाँ पर A नहीं लिखना है, बल्कि हमें किस फॉर्म में लिखना है, याद करो, हमें लिखना है इसको I की टर्म्स में, तो I माइनस। ठीक है, तो क्या बनेगा ये, R इज इक्वल्स टू ml2 t-3 I -2। तो ये कौन सा डायमेंशन बनेगा, कौन सा बनेगा, B वाला। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डायमेंशन एनालिसिस से और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए
ये जो मैंने 3-4 क्वेश्चन आपके साथ करे, ये प्योरली ऐसा था कि जिसमें डायमेंशन ही आपको आनी चाहिए थी, डायमेंशन लिखना था आपको। अब और किस तरीके के क्वेश्चन क्या आएंगे? तो अब जो क्वेश्चन आता है वो आएगा डायमेंशन की एप्लीकेशन से। वो कैसा बनेगा? तो नेक्स्ट इज योर, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस। देखिए, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपके पेपर में आएगी आएगी, इससे क्वेश्चन आता है पहला, टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। अभी डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। दूसरा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूले का करेक्टनेस चेक करना कि भाई जो गिवन फॉर्मूला है वो ट्रू है या फॉल्स है। एंड तीसरा, टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कई बार अननोन वेरिएबल्स के डिटरमाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल से लेंगे। तो सबसे पहला मैं आपके साथ डिराइव कर रहा हूं, टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ अ क्वांटिटी। अब किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो आप कब किस क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर पाते? तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि आप सिर्फ उन क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे जिनकी डिपेंडेंसी आपको क्वेश्चन के अंदर बता रखती है। मतलब आप सिर्फ उन क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं जिनके बारे में ये बताया जाए कि वो क्वांटिटी किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं, ताकि आपको साथ फिर मैं क्वेश्चन पेपर वाला क्वेश्चन कर, एक एग्जांपल से समझिएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं द सेंट्रीपिटल फोर्स F depends upon depends upon mass of particle small m, velocity small v, and radius of path small r। ठीक है, तो मैं कहता हूं डिराइव फॉर्मूला ऑफ एफ। तो अब आपके पास देखो, मैंने बोला ना कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि आप उन क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे जिनके बारे में आपको ये बताया जाए कि वो क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पर देखिए, मेरे को मैंने क्या दिया क्वेश्चन में, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की क्वांटिटी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला डिराइव करना किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंडेंसी बता दी। तो सॉल्व कैसे कर पाऊंगा? सॉल्यूशन देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फोर्स डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर, और फोर्स डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर। कैसे कर रहा है ये तो बताया नहीं। तो मैं इसकी पावर ले लूं ए, इसकी पावर बी, और इसकी पावर सी। 1, 2, 3। अब इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ डिपेंड कर रहा है एम की पावर ए, बी की पावर बी, और आर की पावर सी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएगा तो के, एम की पावर ए, बी की पावर बी, और आर की पावर सी। ठीक है,
यहां पर ये जो k है वो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। k जो है वो क्या है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, मतलब इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। अब कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो नाउ डायमेंशन को यूज करिएगा। तो मैंने अभी तक क्या लिखा फोर्थ इक्वेशन में, एफ जो है के एम की पावर ए है, वी की पावर बी है और आर की पावर सी। तो डायमेंशन लगाइए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। मास का डायमेंशन क्या होता है, एम की पावर ए है। वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन की पावर बी। रेडियस एल की पावर सी। ये होगा। तो दिस इज एम एल टी माइनस टू, एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी और टी की पावर माइनस बी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखिए, दोनों तरफ वेरिएबल सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए एम की पावर यहाँ वन है, यहाँ एल की पावर भी वन है, तो देखिए एम की पावर ए है, यहाँ वन है तो वन। बी प्लस सी है तो यहाँ पर किससे कंपेयर हो जाएगा, एल की पावर से। टी की पावर माइनस बी तो किससे कंपेयर हो जाएगा, पावर से। तो कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी वन, बी प्लस सी भी वन के बराबर है, और माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। इस बी को यहाँ रखिएगा तो टू प्लस सी इज इक्वल टू वन, तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वन। तो ए बी सी तीनों आ गए। ए बी सी को इक्वेशन फोर में डाल दो, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दिस विल बी योर के एम की पावर वन, वी की पावर टू और आर की पावर माइनस। रीअरेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ इक्वल्स टू के एम वी स्क्वायर बाय आर। एक तो ये हो गया। अगर इस डायमेंशन कांस्टेंट को हटा दूं तो एफ का फॉर्मूला आप सुनते ही हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो देखिए डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके आपने फॉर्मूला डिटरमाइन कर दिया। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेट करके एक आपको, ताकि आप समझ पाए। अब देखिए पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है ये देखिएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, देखिए पेपर में कैसा आता है। तो मैं जो ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, दिस क्वेश्चन वाज नीट 2015। तो 15 में क्या क्वेश्चन आया था, इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी, टाइम टी आर chosen as fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension will be। तो इनकी टर्म्स में डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, ई बी माइनस टू टी माइनस वन, ई बी माइनस वन टी माइनस टू, सी ई बी माइनस टू टी माइनस टू, एंड डी ई माइनस टू बी माइनस वन टी माइनस थ्री। हाँ जी, तो ये है। तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से करते हैं। आपको देखो जो समझाया उसी हिसाब से करना। अब देखिए सरफेस टेंशन नाम की क्वांटिटी है,
वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है एनर्जी के ऊपर, वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर, और वो डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। कैसे डिपेंड कर रहा है ये बता नहीं, बस डिपेंड कर रहा है। तो ए बी सी इनको कंबाइन करेगा तो क्या आ सकता है कंबाइन करके? दिस इज एस विल बी इक्वल्स टू के ई की पावर ए, बी की पावर बी, और टी की पावर सी। देखिए आंसर में लिखते हुए कहीं के तो है नहीं, तो के हटा देता हूं। तो एस इज इक्वल्स टू ई की पावर ए, बी की पावर बी, और टी की पावर सी। इसको इक्वेशन नंबर, जैसे हम लोग 4 बनाते थे यहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ 4 ना लिख के मैं इसको 1 ही लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट करा है। डायमेंशन एनालिसिस लगाते हैं। अब सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है मैं आपको याद दिला दूं। सरफेस टेंशन इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? M L T - 2। लेंथ का L, L से L जाएगा तो दिस इज M T - 2 ये आएगा। तो इस हिसाब से दिस इज M T - 2 इज इक्वल्स टू, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन इज योर M L T - 2 the whole power A. Velocity is your, velocity is your L T - 1 की पावर B एंड T की पावर C। ये आएगा बेटा जी। तो दिस इज M L 0 T - 2 ये आएगा। तो दिस इज M की पावर A, L की पावर देखिए ध्यान से क्या है? 2A प्लस B, यहाँ से 2A और यहाँ से B। T की पावर एक बार A है, B है और C है, तो -2A -B प्लस C। पावर्स कंपेयर कर दीजिएगा। तो पावर कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग पावर्स, तो जब मैं पावर्स को कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा? दिस इज A इज इक्वल्स टू 1, दिस इज 2A प्लस B इज इक्वल्स टू 0, और एक है -2A - B प्लस C इज इक्वल्स टू -2। तो दिस इज 2 × 1 प्लस B इज इक्वल्स टू 0, तो B इज इक्वल्स टू -2। यहाँ रखिएगा -2 × 1 -2 प्लस C इज इक्वल्स टू -2। तो -2 + 2 प्लस C इज इक्वल्स टू -2, कैंसिल कैंसिल, तो C इक्वल्स टू -2। आगे पुट कर दीजिएगा। तो ए बी सी इन फर्स्ट इक्वेशन, तो S का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? S इज इक्वल्स टू E की पावर 1, B की पावर -2, और T की पावर 2 -2। ये आएगा। तो E V की पावर -2, T की पावर -2 कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे देखें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस बनाया इसको समझा। ठीक है, थैंक यू।